देखो बेटा, लास्ट टाइम असी डिस्कस किया सी बेटा अबाउट रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। और फिर बेटा आप टॉपिक स्टार्ट किया सी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। और उस तो बाद असी स्टार्ट किया सी एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, जिहदे असी ऑब्जर्व किया कि जो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है इट इज़ बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। फिर पोरोप्रिज्म के बारे असी गल की। हुण बेटा नेक्स्ट जो मिराज है, मिराज, तो इसका नाम तुसी सुनिया वा, इट इज बेसिकली एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है कि सानू कई बार की है कि ईवन पर्टिकुलरली जदों समर डेज है तो नून टाइम है ना, दोपहर का समय है, गर्मियां आ, तो उदों अगर आप सड़क के उपर जा रहे हैं तो दूर सानू सड़क के उपर पानी महसूस होंदा, गिल्ली सड़क महसूस होंदी है। तो वो जस्ट मिराज है ना, वो मिराज है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्योंकि जो असी वो नज़दीक पहुंचते हैं तो कोई पानी नहीं महसूस होंदा उत्थे। तो हुण ये जो मिराज है बेटा, ये लार्ज एक्सटेंट ऑब्जर्व होंदा इन डेजर्ट्स। तो हुण एक्चुअली पुत्र इस गल नूं किद्दां आपां समझ सकते हैं मिराज की फॉर्मेशन, कि उहदे विच सानू जो ऑब्जेक्ट्स है उन्हां दी इनवर्टेड इमेज नज़र आती है। और वो सानू एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करती है भी जिस तरह वो ऑब्जेक्ट किसी तलाब के किनारे है, तो वो जदों आप उत्थे पहुंचते हैं कुछ नहीं होंदा ना, कोई पानी नहीं है। तो इस गल नूं असी किस तरह समझ सकते हैं बेटा, वो थानू दो पॉइंट्स याद रखने पैने हैं। देखो कि जो सैंड है ना, रेतला इलाका वा, तो उथे जो धरती है, अर्थ का सरफेस है, तो सैंडी एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता। और वो की होंदा कि जिहड़ी एयर है, हवा की लेयर है, जिहड़ी डायरैक्ट सैंड के नाल इन कॉन्टैक्ट है, जमीन के नाल कॉन्टैक्ट है, वो हाई टैंपरेचर पर आ जाती है। और जिहड़ी हवा की लेयर हाई टैंपरेचर पर है, तो उस केस च अच्छा ये नोट करना पुत कि अगर आ सरफेस है अर्थ, तो ड्यूरिंग समर डेज की होंगे कि जो अर्थ का सरफेस है ये काफ़ी गर्म होने करके जिहड़ी हवा की लेयर बिल्कुल अर्थ के नज़दीक है वो ज़्यादा हॉट है, वह टैंपरेचर हाई है। इट मीनस जदों आप उपर नूं जाने तो टैंपरेचर डिक्रीजेस। तो टैंपरेचर के डिक्रीज करने नाल की होंदा कि जिहड़ी हवा की डेंसिटी है ना, वो नीचे लो है, उपर नूं हाई हो जाती है, तो डेंसिटी इंक्रीजेस। तो उपर नूं जानते टैंपरेचर डिक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। हुण जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पुत, वो एक तरह नाल आपां डेंसिटी दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल मान सकते हैं ना, ईजी करने लई काम नूं। तो एग्जैक्ट रिलेशन की नहीं लोड़। तो हवा की डेंसिटी नीचे घट है बेटा, उपर ज्यादा वा। जिस तरह आप उपर नूं जा रहे हैं डेंसिटी एयर की डिक्रीज इंक्रीज कर रही है विद द डिक्रीज इन टैंपरेचर। तो हवा का टैंपरेचर उपर जाते हुए घट रहा और डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और डेंसिटी के इंक्रीज होने नाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उपर जाते हुए इंक्रीज कर रहा है। तो ये याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस। हुण कंसैप्ट नूं ईजी वे समझण लई असी की करते हैं, इस एयर नूं लेयर्स दे विच डिवाइड कर लिया ना। तो आ साडियां एयर दियां डिफरेंट लेयर्स है ना, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। हुण बेटा
1 2 3 4। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ 4 ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਘੱਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਂਸਰ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, तो ये डेंसर है, ये रेयर है। ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਡੈਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਅਰ ਹੈ। तो क्योंकि रिलेटिव टर्म्स है ना ये, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਰਾਜ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਰਾਜ। ਮਿਰਾਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਜੋ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ, तो ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ तो डिफरेंट लेयर्स का टेंपरेचर डिक्रीज करता, तो डेंसिटी इंक्रीज करती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज करता। सो इस करके असी इस कंसैप्ट को समझने लई जो साडे सामने एयर है उन्होंने मेन 4 लेयर्स च डिवाइड करता, 1 2 3 4। तो जी 4 लेयर है वो थर्ड के अकॉर्डिंगली डेंसर है, थर्ड 2 के अकॉर्डिंगली डेंसर है, 2 1 के अकॉर्डिंगली डेंसर है। हुण से आ बेटा एक ऑब्जेक्ट है, तो मान लो एक ट्री है। हुण जदों बेटा ये जिहड़ा ट्री है तो इहदे तो रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगी, इत्थे तक पहुंचेगी। हुण इस पॉइंट पे पहुंच के, क्योंकि आ रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो हुण अगर बेटा आ वाला एंगल लेस देन क्रिटिकल है, क्रिटिकल एंगल तो घट है, तो आ वाली जो इंसीडेंट रे है ये सेकंड मीडियम च, रिफ्रैक्टेड मीडियम च एंटर कर जाएगी, बट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल तो बेंड करेगी अवे। हुण से इत्थे पहुंच के बेटा मान लो आ वाला जो आई है इट बिकम्स ग्रेटर देन सी। हुण अगर ये आई ग्रेटर देन सी है सपोज इस लेयर ते, तो हुण टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होने करके की होएगा कि आ जिहड़ी रे है दिस वन रे, आ वाली रे ये इस तरफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हो गई। हुण आ वाली रे बेसिकली आ इत्थों रही है, बट अगर आप इनू पिछे नू एक्सटेंड करिए तो थानू इस ऑब्जेक्ट की इनवर्टेड इमेज नजर आएगी, इनवर्टेड इमेज। और थानू लगेगा भी ये ऑब्जेक्ट किसे पानी के किनारे ते है ना, तलाब के किनारे ते है, तो उत्थे दी इमेज नजर आ रही है। तो वो सानू ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा जस्ट बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। तो इस फिनोमिना नू असी मिराज बोलते हैं ना, मिराज। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। और ये इल्यूजन मेनली कित्थे हुंदा बेटा, डेजर्ट्स दे विच हुंदा, बट समर डेज दे विच इहनूं आपां नॉर्मल हाईवेज ते या सड़कों ते भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जदों बड़ी गर्मी है दोपहर के टाइम ते, तां सड़क सानू दूरों देखिए तो एक गिल्ली जी नज़र आती है भी पानी पिया होया, पर कोल पहुँचने तो कुछ नहीं हुंदा ना। तो ये सारा कंसैप्ट मिराज है। तो वो किस तरह ये सारा कुछ इल्यूजन हो रहा वो आपां एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। तो इत्थे तक समझ लगी काव्या? हर्ष? मुकुल? मुकुल? ठीक है बेटा, ओके बेटा। चलो हुण देखो, हुण देखो बेटा कि नेक्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन का जो कंसैप्ट है, तुसी
ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर है बेटा, इट इज सिंपली ए थिन स्ट्रैंड, थिन बट लॉन्ग स्ट्रैंड, मतलब एक बड़ी पतली ते लंबी तार है, मेड ऑफ क्वार्ट्ज मटीरियल, क्वार्ट्ज मटीरियल की बनी हुई एक पतली ते लंबी तार है ऑप्टिकल फाइबर, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं। ਹੁਣ एक्चुअली ਇਹਦੀ इंपॉर्टेंस की है बेटा, देखो कि जिस तरह कॉपर वायर के थ्रू इलैक्ट्रिक करंट फ्लो करता वा, ठीक है ना, तो कॉपर वायर इलैक्ट्रिक करंट के फ्लो ਨੂੰ डायरेक्ट कर दी है भी तू इस तरफ जाना वा, उसी तरह नाल जो लाइट है ना, लाइट सिग्नल, तो लाइट सिग्नल ਨੂੰ गाइड करन ਲਈ भी किस तरफ लाइट सिग्नल ने ट्रैवल करना, ਉਹਦੇ ਲਈ ऑप्टिकल फाइबर एक गाइड सिस्टम है। तो ਹੁਣ ਇਹ ऑप्टिकल फाइबर ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ बेटा अजकल कम्युनिकेशन के फील्ड च काफ़ी यूज होंदा, क्योंकि मोस्टली जिन्ने भी मैसेजेस है, सिग्नल्स है, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वो मैसेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रैवल करते हैं। तो लाइट ਨੂੰ गाइड करना भी, लाइट ने किस तरफ पहुंचना वा, जाना वा, तो ਉਹਦੇ ਲਈ जो गाइडेड मीडियम है वो ऑप्टिकल फाइबर है। और ये ऑप्टिकल फाइबर ਜਿਹੜਾ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर है वो की है, सिंपली एक बहुत ही पतली, मतलब बहुत ही पतली मीनस जिदा साडे सिर के बाल है ना, हेयर है, तो उदा दी पतली जी लंबी जी तार है और बनी क्वार्ट्ज मटीरियल दी हुई है ना, जो आप जनरली गल करिए। तो ये जी वायर है बेटा, ये जो फाइबर है या स्ट्रैंड है, थिन बट लॉन्ग स्ट्रैंड, तो ये क्वार्ट्ज का बनया होया, और ये लाइट जी है वो ट्रैवल करती, पर लाइट किस कंसैप्ट से ट्रैवल करती है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। मतलब ये कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है एक्चुअली तो बड़ा पतला, बहुत थिन है, बट इसनों मैं एम्पलीफाई करके डायग्राम च ड्रॉ कर रहा कि ये एक पतली ते लंबी फाइबर है। तो आ जड़ा सपोज करो दिस वन, अगर बेटा आ एयर है और एक ग्लास है या क्वार्ट्ज है, तो ये क्वार्ट्ज दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के मुकाबले ज्यादा हो, तो इस करके डेंसर है, ये रेयर है। हुण होएगा कि अगर आप लाइट सिग्नल नू इस एंड चो एंटर करवाता, और ध्यान की रखिया बेटा कि आ जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है ये क्रिटिकल तो ज्यादा होना चाहिए, तो अगर आप इस एंड तो लाइट सिग्नल नू एंटर करवाया फाइबर दे अंदर, है ना, दिस इज नोन एज कोर, कोर ऑफ फाइबर, कोर ऑफ फाइबर, तो फाइबर दा कोर है बेटा है। तो जदों आप इस कोर दे विच लाइट सिग्नल नू एंटर कराया इन द फॉर्म ऑफ रे ऑफ लाइट, तो अगर ये रे ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसीडेंस क्रिटिकल एंगल तो ज्यादा वा, तो इस सिग्नल ने टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन सफर करनी है। और उस तो बाद फिर बेटा अगर आ एंगल आई ग्रेटर देन सी है, तो इधर भी आई ग्रेटर देन सी होने करके ने दोबारा रिफ्लैक्शन शो करनी है, फिर दोबारा शो करनी है, और अल्टीमेटली इधरों बाहर निकल जाना। तो इस मीडियम ने लाइट सिग्नल नू गाइड करना एक तो दूसरे एंड ट्रैवल करन च, और ये सारी ट्रैवल लाइट सिग्नल दी हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके अंदर जो लाइट सिग्नल ट्रैवल कर रहा वो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन कर रहा। हुण देखो बेटा जो ऑप्टिकल फाइबर है इसनों असी यूज करते हैं कम्युनिकेशन के फील्ड च, है ना। इस तो इलावा ये जो मेडिकल फील्ड च भी ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहे हैं, एंडोस्कोपी जो कंसैप्ट है भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की
देखते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो बेसिकली थानू की दसदा कि एक थिन बट वेरी लॉन्ग स्ट्रैंड है मेड ऑफ क्वार्ट्ज और ग्लास, और ये तार जिहदा डायामीटर माइक्रोमीटर च है, माइक्रोन च है। तो ये अंदर जो लाइट ट्रैवल करती है वो इन द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन है। हुण ये जो ऑप्टिकल फाइबर है बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ, ਔਰ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਲੇਅਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो वो ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਲੇਅਰ ਹੈ बेटा, तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਡਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੈਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਲੇਅਰ ਹੈ, तो ये लेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है और ਇਹਦਾ μ2 है, तो μ1 ਲੈਸ देन μ2 है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन की कंडीशन की है कि ये डेंसर होना चाहिए वा ये रेयर। इस कारण करके जो कोर है ਉਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर दैन क्लैडिंग होएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग मटीरियल होएगा। तो जी प्रोटैक्टिंग लेयर असी डिपॉजिट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर च यूज करते हैं कोर के उपर, वो क्लैडिंग बोली जाती है, उन्होंने क्लैडिंग बोलते हैं। हुण इत्थे एक गल का ख्याल रखना बेटा, देखो कि जिहड़ा क्रिटिकल एंगल है तो आई की वैल्यू सी तो ज्यादा होनी चाहिए। वो किस तरह फाइंड आउट होएगा ना, ये तो आप जस्ट जनरल डिस्कशन कर ली। हुण देखो, हुण सपोज आ है थोड़े सामने कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और ਇਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और आ सराउंडिंग मीडियम है। तो सराउंडिंग मीडियम तो एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और ये 1 ही है अप्रोक्सीमेटली। और अगर बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूज हो रही है क्लैडिंग, क्लैडिंग यूज हो रही है, तो ਇਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ1 की वैल्यू μ2 तो लैस दैन है। हुण बेटा लेट इट बी एक्सिस ऑफ द फाइबर, ये फाइबर की एक्सिस है। हुण अगर तुसी रे ऑफ लाइट इंसीडेंट की आ वाली, तो आ इसका है आई, तो क्योंकि आ एयर है बेटा और आ कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर नालों ज्यादा होने करके आ रेयर मीडियम है, डेंसर है। इस करके जी रे ऑफ लाइट है जो बाहरों कोर च एंटर करेगी तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ आ गई ना, दिस वन आर। हुण इस आर और इस आई की रिलेशन है बेटा, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को अगर वो कह दिए तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ओ, तो आ है इसका आ इंसिडेंट मीडियम है, ये रिफ्रैक्टेड मीडियम हो गया। तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 ओवर μ a, और μ a एयर के लिए 1 है, तो ये μ2 ही आ गया। तो हुण बेटा क्योंकि μ2 की वैल्यू फिक्सड है, एक बार कोर डिसाइड हो गया तो μ2 फिक्स है, इस करके अगर आई चेंज करूंगे तो आर भी चेंज होएगा, और आई के इंक्रीज होने नाल आर भी इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये पॉइंट याद हो गया सानू। हुण इस पॉइंट पे आ जी रे है, हुण इस पॉइंट लई इंसीडेंट रे है, तो हुण बेटा अगर आ एंगल अगर
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆ ਐਂਗਲ ਮਸਟ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो आ जड़ा एंगल है I1 ये ग्रेटर दैन C चाहिए पुत। हुण क्रिटिकल एंगल तुसी किद्दां डिसाइड करदे आ, आपां इत्थे इहनूं एक आइडियल कंडीशन लैन लगे कि ये एंगल जड़ा I1 है ग्रेटर दैन इक्वल टू C कर लैने, मतलब घट्टो घट C दे बराबर एट लीस्ट, अदरवाइज ज्यादा ही चाहिए वा। तो हुण देखो बेटा हुण इस गल नूं प्रैक्टिकली तो ग्रेटर दैन चाहिए भी आ एंगल C तो ज्यादा। हुण आ देखियो हुण आ I1 है, आ R है, आ 90 डिग्री है, तो ये विच R प्लस I1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस R। हुण I1 दी वैल्यू बेटा ग्रेटर दैन क्रिटिकल चाहिए फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। हुण क्रिटिकल एंगल तुसी कितना निकाल सकते हैं, तो देखो क्रिटिकल एंगल निकालना ये और ये विच आ डेंसर है और आ रेयर है, तो हुण क्रिटिकल एंगल निकालने का तरीका हुंदा साइन C इज इक्वल टू 1 ओवर याद होएगा म्यू, म्यू हुंदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो हुण क्योंकि क्रिटिकल एंगल इन्हां दोनों दे विच है बेटा, इन्हां दोनों दे विच एयर च नहीं है, ये दोनों, इस कारण करके ये आ जाना μ2 बाय μ1, क्योंकि आ डेंसर है और आ रेयर है, तो 1 ओवर म्यू च म्यू की है डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। हुण देखो तो आ C दी वैल्यू आ गई, हुण I1 दी वैल्यू C तो ज्यादा चाहिए है ना, तो C दी वैल्यू इत्थों आ जाएगी C इज इक्वल टू साइन इनवर्स ते I1 दी वैल्यू आ वा 90 डिग्री माइनस R ग्रेटर दैन साइन इनवर्स, और R दी वैल्यू दा कंट्रोल I दे हाथ च है। तो अगर आ कंडीशंस फुलफिल होणगियां ओनली देन, मतलब अगर आ कंडीशंस फुलफिल होणगियां सारियां तो ओनली देन जो रे ऑफ लाइट इस कोर दे विच एंटर करेगी वो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन सफर करके लाइट नूं अगे वधाएगी, अदरवाइज नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट सिग्नल ट्रैवल करे तो उस सिग्नल नूं ये सारियां बेसिक कंडीशंस फुलफिल करनियां पैणियां, मतलब मेन कंडीशंस तां जिहड़ियां वा उन्हां विचों एक आ है। तो अगर R की वैल्यू ये अकॉर्डिंगली आ रही है तो फिर कंडीशन फुलफिल होएगी। हुण R की वैल्यू I दे नाल इस तरह रिलेटेड है, और आ वाला फार्मूला C तो आया वा, तो ये सारा कुछ याद रखना पैना तुहानू मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो इनू जो आप न्यूमेरिकल ट्राई करने उदों दोबारा एक्सप्लेन करांगे। तो ये तो है रिगार्डिंग ऑप्टिकल फाइबर जो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन पे बेस्ड कंसैप्ट है, तो उन्होंने याद कर लेना। नाउ बेटा हुण देखो एक्चुअली आप डील कर रहे हैं बेटा रीफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थानू दसिया सी रीफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कंसैप्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लाइट ਜਿਹੜੀ है रे ऑफ लाइट एक तो दूसरे मीडियम जाएगी, तो जो इंसीडेंट रे है वो दूसरे मीडियम च एंटर करन ते अपना रास्ता चेंज कर लेगी, पाथ चेंज कर लेगी ना, दैट फिनोमिना इज नोन एज रीफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हुण बेटा ਜਿਹੜੇ दो डिफरेंट मीडिया वा जे उन्हां दे विच जिहड़ी बाउंड्री है जिन्हों असी बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया भी कह सकते हैं, कॉमन इंटरफेस भी कह सकते हैं, वो थानू दसिया सी वो कर्व्ड भी हो सकता, प्लेन भी हो सकता। तो आप जी रीफ्रैक्शन कर रहे हैं ना वो प्लेन सरफेस मन के कर रहे हैं, प्लेन सरफेस मतलब दो डिफरेंट मीडिया नू सैपरेट करने वाली जी बाउंड्री है ना वो प्लेन है, प्लेन सरफेस है। हुण बेटा जो प्लेन सरफेस की एग्जाम्पल है वो एक
प्रिज्म आ जाएगा। जो प्रिज्म है बेसिकली की है, देखो बेटा, प्रिज्म एक ऑप्टिकल डिवाइस है ना, और ये बनया कादा होया बेटा, तो प्रिज्म नॉर्मली तुसी हो सकता स्कूल दे विच देखिया होए है ना, कि प्रिज्म बेसिकली वो स्ट्रक्चर नूं कहने आ। हुण थोड़ा ध्यान देना पुत, कि देखो जिदा स्लैब है ना, स्लैब ग्लास स्लैब, ट्रांसपेरेंट स्लैब बेसिकली, तो ट्रांसपेरेंट स्लैब का मतलब सी कि ऑपोजिट फेसिस हमेशा प्लेन एंड पैरेलल होने चाहिए। तो जिहड़ा प्रिज्म है ना, प्रिज्म ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑपोजिट फेसिस हमेशा प्लेन बट इनकलाइंड होने चाहिए। मतलब गल नूं सुनो पुत्र, ਹੁਣ ਆ देखियो, ਇਹਨੂੰ मैं 3 डायमेंशनल व्यू च दसन लगा कि आ ਤੁਹਾਡਾ एक प्लेन सरफेस है, और आ ਤੁਹਾਡਾ आ दोनों प्लेन फेसिस है और पैरेलल भी है। तो ये स्लैब है, ये स्लैब है। पर अगर बेटा साडे प्लेन फेसिस जेड़े है वो इस तरह हो जाना ना, मींस जो आ देखो आ प्लेन फेसिस है, आ प्लेन फेसिस है और पैरेलल भी है, ये पैरेलल भी है प्लेन भी है। पर अगर प्लेन फेसिस जेड़े है वो इनकलाइंड हो जाने, इदा इनकलाइंड हो जान, तो वो जी स्लैब है वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रिज्म च, प्रिज्म च कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर दो ऑपोजिट फेसिस प्लेन है और बट वो नाल इनकलाइंड है, तो वो जी स्लैब है वो प्रिज्म बन जाएगी, उन्होंने प्रिज्म स्ट्रक्चर कहांगे। तो प्रिज्म स्ट्रक्चर दे विच बेटा जे असी देखो, तो आ जिहड़े दो प्लेन फेसिस है दीज आर, तो इन्हां दे विच जिहड़ा एंगल बन रहा बेटा, उस एंगल नूं असी बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और गल समझो, जदों ये एंगल ऑफ प्रिज्म, जदों ये एंगल ऑफ प्रिज्म 0 डिग्री है, तो ये प्रिज्म ग्लास स्लैब बन जाएगी। क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म 0 डिग्री होने का मतलब है कि दोनों ऑपोजिट फेसिस पैरेलल टू ईच अदर हो गए, प्लेन तो है ही है, पैरेलल टू ईच अदर हो गए। तो इस करके जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो अगर 0 डिग्री है, तो फिर वो प्रिज्म प्रिज्म नहीं स्लैब हो चुकी है, फिर वो स्लैब है। तो ये गल नूं माइंड च रखना पुत। हुण जो प्रिज्म है, तो ये असी प्रिज्म का फ्रंट व्यू दिखाया वा सामने, और ये जिहड़ा व्यू तुहानूं नज़र आ रहा, इस फेस नूं, प्रिज्म दे इस फेस नूं जिहड़ा सामने नज़र आ रहा, उहनूं असी कहने आ प्रिंसीपल सैक्शन, प्रिंसीपल सैक्शन ऑफ द प्रिज्म। पर बेटा जे 3 डायमेंशनल व्यू की गल करिए, तो 3 डायमेंशनल व्यू च ये जो प्रिज्म है वो ब्लैक कलर के नाल तुहानूं दिखाता वा ना। तो हुण इस केस दे विच आ साडा एंगल ऑफ प्रिज्म है, और आ जिहड़ी लाइन है, आ जिहड़ा एज है, इस दे अलोंग जो दो फेसिस है वो आपस च जुड़े हुए है। उन्हां दोनों विचों एक फेस बेटा जो है वो रोल प्ले करता वा इंसीडेंट फेस का, और दूसरा फेस जिहड़ा उहनूं इमरजेंट फेस कहने आ। मतलब इन्हां दोनों फेसिस चों एक फेस चों लाइट ने एंटर करना और दूसरे चों बाहर निकलना। और आ जिहड़ा कॉमन एज है दोनों का, आ वाला जिथों ये दोनों जुड़े हुए हैं, उन्होंने असीं कहने आ रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज बोल देने। तो हुण बेटा जो प्रिज्म है और जो स्लैब है, तो वो फर्क दसता। बेसिकली स्लैब प्रिज्म का ही एक स्पैशल केस है, कि चाहे प्रिज्म है चाहे स्लैब है, वो इंसीडेंट ते इमरजेंट फेसिस हमेशा प्लेन होंगे, बट फर्क की होएगा,
कि अगर इंसीडेंट एंड इमरजेंट फेसिस प्लेन के नाल नाल पैरेलल है तो स्लैब है, और अगर इंक्लाइंड है तो वो प्रिज्म है। हुण बेटा ये जड़ा एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, ये थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आम तौर पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਾਰਮਲੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ। तो सानू ये लगता कि जो प्रिज्म होएगा वो हमेशा 60 डिग्री ਉਹਦਾ एंगल ऑफ प्रिज्म होएगा, बट ये जरूरी नहीं है। जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना वो 1 डिग्री भी हो सकता, 2 डिग्री भी हो सकता, 3 डिग्री भी हो सकता, 60 डिग्री भी हो सकता। मतलब किसी भी प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसकी वैल्यू 0 डिग्री तो ज़्यादा होएगी, और अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री है तो उस प्रिज्म ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म कहते हैं, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। ठीक है, तो ये याद रखना वा कि जो प्रिज्म है तो ਉਹਦਾ और स्लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ है। अगर आप प्रिज्म ਦੇ जिन्ने भी फार्मूलाज है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप a ਦੀ वैल्यू 0 डिग्री सबस्टिट्यूट कर दईए तो वो स्लैब ਦੇ ਲਈ एप्लीकेबल हो जाएंगे। और जो प्रिज्म है बेटा वो स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म भी हो सकता वा, भी अगर वह एंगल ऑफ प्रिज्म 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री इस तरह वा, ते अगर 30 डिग्री है 45 डिग्री है 60 डिग्री है फिर लार्ज एंगल प्रिज्म है। तो हुन देखो बेटा जो प्रिज्म है तो अगर मैं थोड़े सामने ड्रॉ कर रहा एक प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, तो आ एंगल ए है। हुण ये बेसिकली प्रिज्म इदा वा पुत, थानू फ्रंट व्यू नज़र आ रहा उसका, और आ फेसिस जिहड़े है तो आ इंसीडेंट मान लेने और ये इमरजेंट फेस मान लेने। तो हुण आ बेटा इंसीडेंट रे है। हुण इत्थे गल नूं की समझना तुसी कि आ जिहड़ा पॉइंट ऑफ इंसीडेंस है, अगर मैं इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉ करदा तो आ बनेगा एंगल ऑफ इंसीडेंस। हुण आ रे जो प्रिज्म च एंटर करेगी तो मीडियम के चेंज होने नाल रिफ्रैक्शन होएगी, है ना। हुण अगर बेटा आ रेयर मीडियम है और आ डेंसर मीडियम है तो जो रे रेयर टू डेंसर एंटर करेगी इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो सपोज तो आ है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसनू आपां नाम देता पी, आ है क्यू। हुण बेटा आ जिहड़ा पॉइंट है इत्थे फिर आपां दोबारा नॉर्मल ड्रॉ करता पी क्यू आर, है ना। तो हुण आ जिहड़ा पॉइंट है बेटा तो आ हो गया R2 एंगल, इनू R2 एंगल कहता। तो ये इंसीडेंट एंगल हो गया इस फेस लिए। हुण इनू R2 का नाम देता ना। हुण जदों आपां इसनू देखते हैं आ डेंसर है रेयर है, तो जो रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी पुत्र इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आ इमरजेंट रे है, आ इंसीडेंट रे है, और आ जी रे है पुत्र आ वाली आ रे है रिफ्रैक्टेड रे विद इन द प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर दी रिफ्रैक्टेड रे। हुण देखो हुण आ जिहड़े दो नॉर्मल्स है आ वाले, तो इत्थे इंटरसेक्ट कर रहे आपां इहनूं ओ कहता पॉइंट ओ। हुण तुहाडे सामने बेटा आ एक एंगल है दिस वन, है ना, और दूसरा एंगल पी क्यू ओ है। तो हुण क्योंकि आ परपेंडिकुलर है इस करके जिहड़ा एंगल पी क्यू ओ है ना वो 90 डिग्री है, इदां ही ओ आर पी ये भी 90 डिग्री एंगल। तो आ ओ एंगल ओ है। तो हुण इन क्वाड्रिलेटरल
PQOR, PQOR ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਰ एंगल्स ਕਿਹੜੇ ਆ A plus 90 डिग्री plus O plus अगेन 90 डिग्री और क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स का सम 360 डिग्री है तो A plus O इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा फिर बेटा देखो आ है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल QOR R1 R2 O, R1 plus R2 plus O is equal to 180 डिग्री। हुण अगर आप फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 तो 180 डिग्री इक्वेट करता, O नाल O कैंसल आउट हो गया, इट मींस A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म के अंदर जो R1 एंड R2 है ना, इन्होंने असीं कहने हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल्स। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल्स का सम एंगल ऑफ प्रिज्म दे इक्वल है। और ए नूं हुण थोड़ा फर्क समझियो बेटा, R1 R2 है रिफ्रैक्टिंग एंगल्स, ठीक है, और ए जिहड़ा ना इनू असीं कह दिंदे आ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म भी कह दिंदे आ, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल दिंदे आ, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म भी बोल दिंदे, पर आ रिफ्रैक्टिंग एंगल्स अलग है। तो इन्हां दा सम ए दे बराबर है, ये याद रखना। हुण बेटा एक पॉइंट होर नोट करना तुसीं, मुकुल समझ आ रही है? काव्या, हर्ष, चलो हुण देखो बेटा, अगर ये प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म इस इंसीडेंट रे दे रस्ते च है, तो अगर ये प्रिज्म नहीं हुंदा तो इस रे ने स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए इदा जाना सी, सीधा जाना सी, बट इस प्रिज्म ने उन्होंने इस तरह भेजता है ना, मतलब अगर ये प्रिज्म ना हुंदा तो जिहड़ी इंसीडेंट रे उन्हें जाना इदा सी बट जा इधर नूं रही है, जाना इदा सी बट जा इधर नूं रही है, इधर नूं मुड़ गई, तो उन्हें रस्ते नूं डेविएट करता। तो आ जिहड़ा एंगल है ना, दिस एंगल डेल्टा, इनू कहने एंगल ऑफ डिविएशन। तो जिहड़ी रे ऑफ लाइट है वो प्रिज्म दे करके डिविएट कर गई, अपने रस्ते तो मुड़ गई, तो ये एंगल ऑफ डिविएशन है ना, डेल्टा। हुण पुत्र ध्यान दिओ, आपां ओ डैश कर दिंदे आ इस पॉइंट नूं। हुण आ जिहड़ा एंगल है, दिस एंगल, तो ये एंगल तुसीं निकाल सकते हैं, आ आई एंगल है ना, तो आई दा वर्टिकली ऑपोजिट आ एंगल आई है पूरा, पर ਉਹਦੇ ਚੋਂ आ R1 माइनस करता, तो आ जिहड़ा एंगल है दिस एंगल वो हो गया I माइनस R1। और इतना ही बेटा आ जिहड़ा देखो, आ इमरजेंट रे है, आ नॉर्मल है, और आ एंगल नूं कहने एंगल ऑफ इमरजेंस, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस। तो अगर आ एंगल E है बेटा, तो आ एंगल भी E है, वर्टिकली ऑपोजिट, पर आ एंगल क्योंकि R2 है, तो इस करके आ वाला जिहड़ा एंगल है ना, आ वाला एंगल, तो ये एंगल E माइनस R2 है। हुण तुसीं देखो आ जिहड़ी ट्राइंगल है दिस वन O डैश क्यू आर, O डैश क्यू आर, तो ये अंदर बेटा आ एंगल एक्सटीरियर एंगल है और आ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है, आ दोनों। ते ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स किहड़े है, I माइनस R1 ते E माइनस R2। तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर के बराबर हुंदा, तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, और आ वैल्यू जिहड़ी है ए दे बराबर है, तो ए प्लस डिविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई। तो किसी भी प्रिज्म दे लई आई प्लस ई दा सम हमेशा ए प्लस
डेल्टा के बराबर होएगा ना, तो आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो ये किसी भी प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल होएगा रिजल्ट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इनू एज सच ही याद रखना तुसी, है ना। तो हुण बेटा जदों आपां गल करते हैं प्रिज्म दी, तो प्रिज्म के केस च किसी भी प्रिज्म के केस च आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, है ना, ये होएगा। और किसी भी प्रिज्म के केस च जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो R1 प्लस R2 होएगा। तो आ दो रिजल्ट्स आ गए एनी काइंड ऑफ प्रिज्म ले। हुण बेटा एक गल होर नोट करो, तो आ बेटा आई है, आ R1 है, आ पॉइंट जेड़ा सी Q है। तो अगर आप Q पॉइंट ते स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए, तो अगर आ μ1 है और आ μ2 है और आ फिर μ1 है, तो हुण इस केस दे विच अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं एट पॉइंट Q, तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ठीक है, तो sin I इज इक्वल टू μ2 ओवर μ1 sin R। हुण बेटा इत्थे आपां की करते हैं अपनी कन्वीनियंस लई कि लेट μ2 ओवर μ1 नूं असीं म्यू लिखता, और म्यू की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। μ2 ओवर μ1 नूं म्यू लिखता सी, है ना, सिंपलीफाई कर लिया काम। तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। अच्छा हुण इधर देखो, हुण आ जिहड़ा पॉइंट है बेटा इत्थे नॉर्मल आ ड्रॉ होया आर ते, और आ एंगल R1 है ना, ये R1 है, सॉरी आ R2 है, इनू R1 करता है ना, इदा कर। तो आ एंगल ऑफ इमरजेंस है ई। हुण आर पॉइंट ते दोबारा फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करो बेटा, तो हुण आ इंसीडेंट मीडियम है, आ रिफ्रैक्टेड मीडियम है। तो हुण μ2 sin R2 इज इक्वल टू μ1 sin E। तो साइन ई की वैल्यू की आ गई μ2 ओवर μ1 sin R2, और आ वैल्यू आप म्यू के बराबर लिख लेनी। अच्छा फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के केस च बेटा असी सारे एंगल्स नू वेरी स्मॉल मन के चलना, और सारे एंगल्स वेरी स्मॉल होने का मतलब है आई ई R1 R2 सब एंगल स्मॉल है। और जो एंगल स्मॉल होएगा ना, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल होंगी है, याद रख लेना ना, वेरी स्मॉल। तो इस करके असी इत्थे साइन आई नू आई म्यू R1, और इत्थे साइन ई नू ई म्यू R2 लिख सकते। हुण अगर तुसी इन्हां दोनों नू इत्थे पुट कर दिओ बेटा, तो थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड की बन गई, म्यू कॉमन आ गया R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 की वैल्यू की है पुत्र ए दे बराबर है। हुण इत्थों डेल्टा की आ गया म्यू -1 ए, और डेल्टा की है एंगल ऑफ डिविएशन। तो कोई भी प्रिज्म अपने ऊपर इंसीडेंट हो रही रे ऑफ लाइट नू कितना एंगल डिविएट करेगा, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, तो वो आप इस फार्मूला तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए तो निकाल सकते हैं। तो ये याद रख लेना तुसी, है ना। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हुण बेटा ये स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म लई है जो कि साडे सिलेबस का पार्ट है।
तो ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਲ ਲਾਰਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि जो बेटा प्रिज्म है ना, देखो कि जो प्रिज्म है ਉਹਦੇ थ्रू ਜਦੋਂ रे ऑफ लाइट पास करती है वो डेविएट होंदी है, और वो कितना एंगल डेविएट होंदी है वो म्यू ते डिपेंड करता ते एंगल ऑफ प्रिज्म ते डिपेंड करता, और ये फार्मूला स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म ਲਈ एप्लीकेबल है। ਹੁਣ बेटा कॉचीज फार्मूला ਆਪਾਂ ऑलरेडी स्टडी ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ कि म्यू ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ a + b, ਹੁਣ ਆ a ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ a + b ਦਾ ਲਿਖੋ, ਲੈਮਡਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, और ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਪ ਗਿਓਰ है ना, तो इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज कर दी है ना। हुन अगर बेटा थोड़ा जा ध्यान दियो, गल नूं समझो कि अगर थोड़े कोल एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म दे ऊपर वाइट रे ऑफ लाइट इंसीडेंट हो रही है। हुन वाइट रे ऑफ लाइट का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स विद ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हुन ये दो एक्सट्रीम कलर्स नु पिक कर लो, सिलेक्ट कर लो, आर रेड। हुन रेड दी वेवलेंथ बेटा मैक्सिमम है ना, रेड दी वेवलेंथ विद ग्योर च मैक्सिमम है, तो म्यू मिनिमम होएगा। तो रेड लई लैम्डा मैक्सिमम है, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली म्यू मिनिमम होएगा। अगर म्यू मिनिमम है तो डेल्टा भी मिनिमम होएगा। इट मींस जो रेड कलर है ना उसकी डिविएशन पासिंग थ्रू प्रिज्म की होएगी मिनिमम, तो दूसरी तरफ जो वायलेट कलर है उसका लैम्डा मिनिमम है, तो लैम्डा मिनिमम मींस म्यू मैक्सिमम मींस डेल्टा भी मैक्सिमम। तो इसका मतलब जो वाइट लाइट प्रिज्म जो पास करेगी तो वो डिफरेंट कलर्स थ्रू डिफरेंट एंगल डिविएट करेंगे, और सब तो ज्यादा डिविएशन वायलेट दी होएगी, सब तो घट रेड कलर दी होएगी। और उहदे नाल की होएगा बेटा, तो आ रेड है, ये वायलेट है, तो अगर आ स्क्रीन है तो आ वायलेट है और आ रेड है, और बाकी कलर्स तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स से स्प्लिट अप होगी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो एक कंसेप्ट आ जाएगा ना। तो क्यों व्हाइट लाइट प्रिज्म जो पास करन ते डिस्पर्स कर दिया बेटा, क्योंकि ਉਹਦਾ कारण है कि जो डिफरेंट कलर्स है वो थ्रू डिफरेंट एंगल डिविएट होंगे है। पर हुण गल नूं सुनो, हुण जिहड़ी ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब ਲਈ क्योंकि बेटा ए 0 ਹੁੰਦਾ, तो ए 0 होने करके एंगल ऑफ डिविएशन फॉर ऑल कलर्स 0 होएगा, मतलब सेम होएगा, 0 होएगा। मींस ग्लास स्लैब चो पास करने वाली लाइट कभी भी डिविएट नहीं करेगी, है ना। इस करके आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखी सी कि जो ग्लास स्लैब चो रे ऑफ लाइट पास की सी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुई सी, मतलब साइड नू शिफ्ट हो गई सी, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई सी, ओदी पैरेलली शिफ्ट हो गई सी। तो जो स्लैब है ਉਹਦੇ ਚ कभी भी वाइट लाइट पास करन ते डिफरेंट कलर्स नहीं आएंगे, प्रिज्म च आएंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट प्रिज्म च होएगी, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म नॉन जीरो होंदा ना, प्रिज्म ਲਈ स्लैब ਲਈ 0 होंदा। तो ये बेसिक पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ याद